अब बात आती है सर, आज का समाज जो है सरकारी नौकरी के पीछे क्यों इतना भाग रहा है? यदि हम सफल नहीं है, सरकारी नौकरी का टैग नहीं लगा है, कितनों भी विद्वान बन जाएं, लेकिन हम वो चीजें फील नहीं कर पाते, वो इज्जत नहीं कमा पाते। सर केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है? क्या रियल जीवन में हमारे जो जीवन हम जी रहे हैं इसमें कहाँ उपयोग होता है केमिस्ट्री का? तो 2010-11 की पोजीशन पे, ठीक है, अपने स्टूडेंटों के सहयोग से, सपोर्ट से रिकॉर्डिंग नंबर 1 की पोजीशन मैंने 2010-11 में हासिल की। मतलब मेरे को कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, मतलब शुरू से आपको लग रहा था लक्षण थे वो। जैसे मेरी शादी का टाइम था, बोलना नहीं चाहिए लेकिन शब्दों को साधते हुए बोलूंगा, पैसा कमाना, बस पैसा ईमानदारी का 1 नंबर का होना चाहिए, और अगर आप में क्षमता है तो आप सरकारी नौकरी वाले से 2 गुना कमा सकते हो। वो सर कहावत भी कि सरकारी नौकरी वो बंजर भूमि है जिसमें अच्छी अच्छी जवानियां दफनाई जाती हैं। तो देखते होंगे कई लड़के सरकारी नौकरी के चक्कर में बाल भी झड़ गए, सब कुछ उनका उखड़ गया, लेकिन वो फिर भी पीछे पड़े हुए हैं। सवाल आता है, आजकल का स्टूडेंट बहुत भटकता है, वो एक टीचर में जाएगा, दूसरे टीचर को भी जाएगा, लेकिन एक अच्छे गुरु को हम कैसे पहचाने, बच्चा कैसे पहचाने? मैं यहाँ पे टोपी पहना सकता हूँ, और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे लड़के की टीचर के प्रति भावनाएं बदलेंगी। जी नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ खास पॉडकास्ट में मौजूद रहने वाले हैं बांदा शहर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हर सवाल को, हर रिएक्शन को नागिन डांस कराने वाले नीरज सर रहने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे पॉडकास्ट में। सर कैसे हैं सर? बढ़िया, 1 नंबर। सर बांदा से महोबा तक की जर्नी कैसी रही आपकी, और हमने जो आपको निमंत्रण दिया महोबा आने का, वो चीजें कैसी रही सर? ये तो आपका सम्मान रहा कि आपने हमें समय दिया जी, और आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें ऐसी हैं जी जो हम कोचिंग में पढ़ाई के दौरान, क्योंकि उस समय हमारे पास डिफरेंट दबाव कह लीजिए रहते हैं, टाइम पे सिलेबस पूरा कराना, सब चीज़, तो जो चीज़ें, जो बातें हम बच्चों को नहीं बोल पाते, तो हम चाहते कि आपके चैनल के माध्यम से बच्चों तक हमारी वो बातें भी पहुँचे। तो खैर यही सोचते सोचते और सफ़र आधे 1 घंटे में आपके पास आ गए कि हमें पहली बार ऑन कैमरा फेस होना है। तो अपनी क्लास में बोलना तो बहुत आसान है क्योंकि वहाँ हमारे स्टूडेंट हैं, और सब्जेक्ट तो ऐसा कि तो 14-15 साल हम उसमें डूबे, तो सब्जेक्ट में कोई टेंशन, लेकिन कैमरे के सामने बोलने पे हमें भी थोड़ा सा एक बार सोचना पड़ता है। अब सर बात आएगी जी, आपके चेहरे से मुझे झलक रहा है कि आप पॉडकास्ट देने के लिए बहुत इच्छुक हैं। जी जी, बच्चों से आपका जो रूबरू होने के वो भी आपका लालसा झलक रही है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को जैसा मैंने कहा नागिन डांस कराते हैं आप, क्योंकि रिएक्शन जो होती है बच्चों को बहुत परेशान करती है। मुझे भी परेशान करती थी, मैं भी बड़ा कमजोर था केमिस्ट्री में, खोल के बोलता हूँ। तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे हलवा बनाते हैं या कैसे प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने? क्या है और केमिस्ट्री सब्जेक्ट? रियल में केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है जी, अगर स्टूडेंट उसका आधार ढूंढ ले, बेसिक में अगर पहुंच जाए जी, तो मेरे अनुसार इससे सरल सब्जेक्ट नहीं। क्योंकि कारण सबसे मेन चीज क्या होती है कि स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट से डरता है और जिस सब्जेक्ट से दूर भागेगा वही चीज उसको कठिन लगेगी। जैसे मैं अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप किसी इंग्लिश वाले टीचर से पूछिए कि संसार का सबसे सरल सब्जेक्ट कौन है, तो मे भी आंसर आपको यही मिलेगा, इंग्लिश है। मैथ वाले से पूछे, अरे नहीं सबसे बढ़िया सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। फिजिक्स वाले से पूछे, वो कहेंगे नहीं सबसे बढ़िया सब्जेक्ट फिजिक्स है। और आप केमिस्ट्री वाले से पूछे तो हम कहेंगे नहीं नंबर 1 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री। लेकिन रियल में अगर मैं सोचूं, और मैंने मतलब मन में हमारे भी यही बात आती है, तो उसका मैंने आंसर जाना, समझा, तो मेरे अंदर से निष्कर्ष यही एक निकला कि हमने जिस सब्जेक्ट को टाइम दिया वही सब्जेक्ट आपके लिए सबसे आसान होगा। तो पूरा खेल जो है टाइम टेकिंग का है। जिस सब्जेक्ट को आप टाइम देंगे वही सब्जेक्ट आपको सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे बढ़िया रहेगा। जैसे एक टाइम पे जब मैं इंटरमीडिएट पे था तो मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, और अपने इंटरमीडिएट पे फिर इसके बाद मेरी टेक्निकल डिग्री रही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा से, तो वहां पे भी मैंने पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ही सबसे ज्यादा नंबर लाए। लेकिन अब फिर धीरे धीरे जब हम इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट की ओर बढ़े तो अब आज की डेट में मुझे उससे सरल और आसान सब्जेक्ट कोई लगता ही नहीं। सर केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है? क्या रियल जीवन में हमारे जो जीवन हम जी रहे हैं इसमें कहाँ उपयोग होता है केमिस्ट्री का? रियल में देखा जाए तो केमिस्ट्री हर जगह लागू है। आपके जो हम कह लें हमारे जीवन का सबसे मेन आधार पानी जल से लगा करके, और हमारे अंतिम संस्कार अग्नि तक पूरा केमिस्ट्री का ही खेल है। बस फर्क है समझ का और ना समझ का। अगर हम समझ गए तो केमिस्ट्री है, नहीं समझ पाए तो केमिस्ट्री नहीं है। लेकिन मेरे अनुसार तो बिल्कुल शुरुआत से लगा के अंत तक केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री। मतलब जन्म से लेकर मरण तक केमिस्ट्री ही। जिंदा रहना है तो पानी चाहिए, मरना है तो आग चाहिए केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक है, ऑक्सीजन O2 जी।
अब बात आएगी सर, कोचिंग की जर्नी आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? कभी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया कोचिंग के, या फिर बचपन से शौक था कि हम कोचिंग पढ़ाएंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे? नहीं, देखिए रियल मैं बोलूं तो शुरुआत में तो जैसे सबका सपना रहता है जी, मेरा भी सपना था गवर्नमेंट जॉब के लिए जी। लेकिन जब मैं इंटरमीडिएट पे था, मेरा इंटरमीडिएट है सर 2005 का जी। जब मैं इंटरमीडिएट पे था तो आज ये मान लीजिए जहां भी मैं कोचिंग में जिस पोजीशन पे मैं पहुंचा हूं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है चैनल के माध्यम से मैं अपने बड़े भाई पंकज द्विवेदी को धन्यवाद कहूंगा। आज वो मैथमेटिक्स पे बीएससी और एमएससी कोचिंग पढ़ा रहे हैं बांदा में और डिग्री कॉलेज राजा देवी में भी पढ़ाते हैं। तो जब मैं इंटरमीडिएट पे था तो उस टाइम पे वो इंटरमीडिएट की और हाई स्कूल की मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते थे। हाई स्कूल में साइंस मैथ और इंटरमीडिएट पे फिजिक्स और मैथ जी। तो जब मेरा इंटरमीडिएट था तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नीरज 2-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं आ सकते हैं, तो लास्ट टाइम उनको होम ट्यूशन भी दे देते थे, 2005-6 की बात है। तो कहा कि तुम उनको केमिस्ट्री पढ़ा लोगे जी। तब चूंकि मैं खुद इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तो कहा 11 के स्टूडेंट है केमिस्ट्री पढ़ा लो। मैंने कहा अभी तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरा तो अभी लास्ट ईयर। अच्छा उस टाइम 11-12 कोर्स एक हुआ करता था। तो कहा 12 में हो तुम, पिछली साल पढ़ के निकलो, नहीं पढ़ा पाओगे। तो हिम्मत तो नहीं पड़ी लेकिन उन्होंने मोटिवेशन दिया कि पढ़ो, जहाँ जो दिक्कत हो जो समझ में ना आए तो बताना। तो स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई जब मैं 12 में था और 11 वालों को मैं केमिस्ट्री होम ट्यूशन पढ़ाया हूँ। मतलब आप 12 में थे और 11 वालों को मैंने होम ट्यूशन केमिस्ट्री पढ़ाई जी। प्लस वहीं से मेरे केमिस्ट्री से लगाव चालू हुआ और वो लगाव ऐसा रहा कि फिर मैंने 11 पढ़ाया। 11 के बाद उन बच्चों को मैंने मना किया, मैंने कहा बच्चों अब तुम्हारा 11 बन गया, 12 आप लोग अपना देख लो। कहा नहीं सर आप ही पढ़ाएंगे। और जब से आपने पढ़ाया तो केमिस्ट्री से जो डर था वो हमारा खत्म हो गया, तब आपसे ही हम 12 पढ़ेंगे। तो फिर मैंने अब मतलब ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ आपके सामने से पढ़ के पढ़ाया, क्योंकि अब मैंने बताया 1 साल का ड्यूरेशन है। रात में मैं घंटे 2 घंटे पढ़ता था, सोचता था इसे कैसे सरल करके अपनी पूरी भावना में अगले तक पहुंचा पाऊं। कभी जो है आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि किसी के पास नॉलेज ज्ञान होना एक अलग चीज है और अपने ज्ञान को 100% सामने वाले तक पहुंचा पाना, अपनी बातों से 100% सामने वाले को सेटिस्फाई कर पाना, मेरी नजरों में सही मार्गदर्शन सही शिक्षण यही है। तो मैंने जो है जब कक्षा 12 में था तो कक्षा 12 में मैंने पढ़ते हुए कक्षा 11 पढ़ाया। फिर जब मैं 12 पास आउट हुआ तो फिर मैंने 12 वालों को पढ़ाया। होम ट्यूशन के बाद फिर कुछ मोहल्ले के मेरे स्टूडेंट थे आसपास के जो होते हैं, ठीक है, तो उनको मैंने 1-2 साल अपने घर में होम ट्यूशन पढ़ाया। फिर जब देखा धीरे धीरे संख्या थोड़ा सा ज़्यादा हुई, कमरा छोटा सा था, ज़्यादा आ नहीं पाते थे 15-20 के अलावा, फिर मैंने अलग से एक कमरा लिया और वहीं से 2007 से अपनी कोचिंग की स्टार्टिंग की। पहली साल में तो ऐसे ही लगभग 50-60, फिर धीरे धीरे यही ग्रोथ बढ़ता चला गया और 2010-11 की बात है जो हमारा कोचिंग का स्टार्टिंग थी पद्माकर चौराहा सारंग होटल से पहले पड़ता बांदा में। तो 2010-11 की पोजीशन पे, ठीक है, अपने स्टूडेंटों के सहयोग से सपोर्ट से 2010-11 में ही मैंने उस मोहल्ले में, ठीक है, केमिस्ट्री पे मतलब अपने मुंह से तो नहीं बोलूंगा लेकिन केमिस्ट्री बच्चों के अकॉर्डिंग नंबर 1 की पोजीशन मैंने 2010-11 में हासिल कर। मतलब मैं सीधा सीधा ये मानूं कि पूत के वो कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मतलब शुरू से आपको लग रहा था लक्षण थे वो। अब मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं कभी पढ़ाऊंगा। उसमें मेन योगदान कहिए हमारे बड़े भैया का। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि जब तक तुम किसी गवर्नमेंट जॉब पे सेलेक्ट नहीं होते हो तब तक तुम यही करो, इससे तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ेगा, समय की बचत होगी। लेकिन उन्होंने जिस समय ये मुझको डिसीजन दिया तो आज मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ कि आज हम जहाँ भी हैं सिर्फ उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण है। अब बात आती है सर, आज का समाज जो है सरकारी नौकरी के पीछे क्यों इतना भाग रहा है? यदि हम सफल नहीं है, सरकारी नौकरी का टैग नहीं लगा है, कितनों भी विद्वान बन जाएं, लेकिन हम वो चीजें फील नहीं कर पाते, वो इज्जत नहीं कमा पाते। आप एक टीचर के तौर पे क्या आज की जो जनरेशन है समाज को क्या मैसेज देंगे सर? अब देखिए मैं अपनी एक स्वयं की पर्सनल बात बताऊं। जैसे मेरी शादी का टाइम तब बोलना नहीं चाहिए लेकिन शब्दों को साधते हुए बोलूंगा, ठीक है। जब मेरी शादी का टाइम था जी तो कई रिश्ते आए, पूछा गया भैया लड़का क्या करता जी? लड़का कोचिंग पढ़ाता। अच्छा, कोचिंग एक प्रकार की वो भी कहलाती जो 10 पढ़ा रहा है और कोचिंग वो भी है जो 100 पढ़ा रहा है, ठीक है। तो पता चले लड़का क्या कर रहा है, लड़का कोचिंग पढ़ा रहा, ठीक है।
तो वहीं पर 2-4-5 ये लड़का कोचिंग पढ़ाता है, यहाँ नहीं बन पाएगा, नहीं हो, क्योंकि पारिवारिक बैकग्राउंड भी हम थोड़ा सा जमीन जायदाद से, पिताजी हमारे किसानी से जुड़े रहे, तो पारिवारिक बैकग्राउंड कोई इतना अच्छा नहीं था ना इतना कमजोर था, ठीक है, औसत, हाँ औसत एवरेज था, मिडिल कह लीजिए। तो क्या वो लड़का क्या करता, लड़का कोचिंग पढ़ाता, तो जो एक वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। अब जैसे वहीं पे पूछे लड़का क्या करता है, लड़का दिल्ली में, अभी सरकारी पे भी मैं आऊंगा, पहले प्राइवेट, लड़का दिल्ली में जॉब करता है, फलानी कंपनी में ये है, फलानी कंपनी में। अब आप एक एवरेज मुझे बताइए कि अपने घर में, होम टाउन में रह के, जहाँ हम अपना घर द्वार, माँ बाप, अपनी जमीन जायदाद पूरा ध्यान दे पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ रह के अगर मैं 10-50 हज़ार कमा रहा हूँ, क्या मेरे दिल्ली के एवरेज के 1 लाख के बराबर नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये आपसे पूछूं, बिल्कुल ठीक। अब इसी प्रकार अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो समाज में सरकारी नौकरी का इतना बड़ा हवा बना दिया गया है। अब आप थोड़ा सा, जैसे जैसे यंग जनरेशन आगे आ रही है, कई उदाहरण है हमारे पास जिन्होंने मतलब अपनी प्राइवेट जॉब में सरकारी नौकरी से ज्यादा कमाया, और उनसे आप पूछो कि आप सरकारी नौकरी करो, क्या नहीं करेंगे। तो मेन तो अर्थ युग चल रहा है, तो मेन मेरे हिसाब से आज के समय पे है पैसा कमाना, बस पैसा ईमानदारी का 1 नंबर का होना चाहिए, और अगर आप में क्षमता है तो आप सरकारी नौकरी वाले से 2 गुना कमा सकते हो। रही बात समाज के सम्मान की, आज नहीं तो कल आपको सम्मान देगा। वो सर कहावत भी कि सरकारी नौकरी वो बंजर भूमि है जिसमें अच्छी जवानियां दफनाई जाती हैं। वो आपने वो चीजें भी की, क्योंकि आप देखते होंगे कई लड़के सरकारी नौकरी के चक्कर में बाल भी झड़ गए, सब कुछ उनका उखड़ गया, लेकिन वो फिर भी पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, ठीक है, कि आपके अंदर गट्स हैं जी, तो आप 2 साल 3 साल 4 साल 4 एफर्ट 5 एफर्ट करिए, और अगर उन 4-5 एफर्ट में आपको सफलता नहीं मिल रही तो जरूरी नहीं कि वही हमारी जिंदगी, आप उसके अलावा अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप क्षमतावान है, तो उसके अलावा आप उससे बेस्ट अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंटों की मानसिकता, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपनी थोड़ा सा सोच बदलिए। हम अगर अपने जीवन में सफल हो गए तो हम उससे अच्छा भी बन सकते हैं, ठीक। तो जरूरी नहीं कि मैं 4 एफर्ट 5 एफर्ट में अगर मैं अपनी, भाई पहला तो हम यही कहेंगे कि आप अपना पूरा एफर्ट करिए, मंजिल प्राप्त करिए। अगर नहीं मिल रही थी, ये नहीं कि हम जीवन जीना ही छोड़ दें, बस वही है सरकारी नौकरी है तो जीवन है। हाँ, अब आज जैसे हम बताएं, ठीक है, तो आज के समय में हम ही कहते हैं, हम अपने बच्चों से बैच में बोलते, बच्चों थोड़ा सा मेहनत कर लो, यही 2 साल है जीवन में, हमेशा याद रखोगे मेरे 2025 का इंटर है, मेरा 2026 का इंटर है। जब भी आप एक चपरासी से लगा के IAS PCS तक की पोस्ट में जाओगे तो ये 2026 आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक बात करें कि सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी अगर आपके अंदर क्वालिटी तो आप उससे अच्छा अपने जीवन में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब सर बात आने वाली है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बांदा शहर में आप ही बच्चों के दिल में राज क्यों करते हैं? और भी ऑप्शन है उनके पास कि और भी जा सकते हैं, आप ही ऑप्शन क्यों बच्चों की? देखिए, बात करें तो बांदा शहर में केमिस्ट्री की बहुत सारी कोचिंग है जी, ठीक है, और हम अपने प्रचार प्रसार की बात करें तो हमारा तो प्रचार प्रसार ना के बराबर है। यहाँ कुछ टीचर अपना सत्र स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, लाखों अपने एडवर्टाइजमेंट में, बांदा भर में होल्डिंग और ये सब, और हम अपनी बात बताएं, सिर्फ जहां हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके बाहर ही हमारे नाम का एक बैनर है, इसके अलावा हमारी पूरे बांदा में एक होल्डिंग नहीं मिलेगी। तो कुछ तो प्रचार के माध्यम से अपने आप अपना नाम हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमारा तो जो मेन प्रचार है, मेन ताकत है, वो हमारे स्टूडेंट है। और जब देखिए आज की जो जनरेशन है सर, वो जनरेशन बहुत कह लीजिए टेक्निकल है, बहुत एडवांस है, और आप यह मान लीजिए कि जब वो हमारे पास आया, फर्स्ट टाइम में ही हमारे पास नहीं आया, हो सकता वो हमसे पहले 3 के यहाँ पर ट्राई करके, वो कहते डेमो क्लास, आज की डेट में उसे नया शब्द दिया, ट्राई नहीं डेमो क्लास, तो 3-4 जगह वो डेमो लेके आया होगा, फिर हमारे पास आ रहा है, या हमारे पास पढ़ने के बाद 3-4 जगह जाएगा, और अगर वो 3-4 जगह पढ़ने के बाद लौट के फिर से मेरे पास आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी, कुछ खासियत है। हाँ जी। आजकल का स्टूडेंट बहुत भटकता है, वो एक टीचर में जाएगा, दूसरे टीचर को भी जाएगा, लेकिन आजकल का बच्चा पहचान कैसे कर पाएगा ये हमारे लिए बेस्ट गुरु हो सकता है, ये हमें बेस्ट दे सकता है? क्योंकि आजकल फर्जी चीज़ें भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर की अवहेलना कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छे गुरु को हम कैसे पहचाने, बच्चा कैसे पहचाने? क्योंकि मार्केट में लुभावनी चीज़ें बहुत दी जाती हैं।
ये कर देंगे, हम बेस्ट हैं, ये हैं, तो कैसे बच्चे पहचान करें? सबसे पहली चीज तो आपने क्वेश्चन बहुत गजब का पूछा जी। अब इसके लिए सबसे मेन चीज क्या है, जैसे बहुत सारे टीचर हैं वो अपना एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, बैनर है, होल्डिंग है, पंपलेट है, तरह तरह की चीजें, जिसमें से मान लीजिए अब अपनी ही कही हुई बातों में वो 90% बातें नहीं पूरी कर पाते। शुरुआत में 2-4 देखिए, एक अलग क्वालिटी होती, 4 दिन अच्छा पढ़ाना और पूरी साल अच्छा पढ़ाना, दोनों में फर्क है कि कुछ सरल चीजें। क्योंकि सर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, मैं उसको भुक्तभोगी हूँ, मैं इलाहाबाद गया था, मैं भी भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है। जी। तो एक चीज होती है 4 दिन अच्छा पढ़ाना, एक होता पूरी साल अच्छा पढ़ाना। अब होता क्या कि शुरुआत में, अब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया है, तो कुछ टीचर होते वो सरल चीजों का छाट के अपना एक मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं और हर साल प्रत्येक बैच को वहीं से चालू करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये चीज मैं ज्यादा अच्छे से समझा ले, लॉलीपॉप जिसे कह ले, ये चीज मैं ज्यादा अच्छे से लॉलीपॉप दे सकता हूँ, अपनी भाषा में कहे मैं यहाँ पे टोपी पहना सकता हूँ। और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे लड़के की टीचर के प्रति भावनाएं बदलेंगी, और जब अपना दिसंबर का टाइम आ जाता है कोर्स पूरा होने का, तो फिर वही स्टूडेंट हमारे ही 4 स्टूडेंट से बढ़िया प्रेम भरे शब्द बोलता है अपने टीचर के लिए। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा टीचरों से एक अनुरोध है कि कोचिंग में राजनीति करने के बजाय, झूठे एडवर्टाइजमेंट की बजाय, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ाइए, आप अपने सब्जेक्ट पे समय दीजिए। ठीक है, अब बहुत सारे टीचर हैं, बात करते हैं हम आपको IIT, JEE मेंस, नीट क्वालिफाई करा देंगे, और रियल में पूछे तो उनका दिसंबर में कोर्स ही नहीं होता, कोर्स ही नहीं, इंटरमीडिएट का कोर्स नहीं पूरा करा पाते, और बच्चों को बड़ा बड़ा सपना दिखाते IIT, JEE मेंस, नीट। अब बेचारा गांव से, ठीक है, कोई स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, अब वो IIT, JEE मेंस, नीट जानता ही नहीं है, पहले आप उसका बेसिक तो तैयार करो, जिसके लिए वो आपके पास आया, वो आपके लिए JEE मेंस, नीट के लिए नहीं आया। और ईमानदारी से मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपने इंटरमीडिएट पे सब्जेक्ट पे कायदे की कमांड बना लिए तो IIT, JEE मेंस, नीट कुछ भी नहीं है। 1 साल में आप वो मुकाम हासिल कर लेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन पहले आप अपना आधार तो बनाओ। और अब मैं घूम के आता हूं आपके क्वेश्चन के आंसर पे, तो मेरे अनुसार तो ये है कि अगर किसी टीचर की रियलिटी जाननी है तो आप उसके एडवर्टाइजमेंट पे मत जाइए, आप उसके पिछले पास आउट या उससे पिछले सालों के पास आउट, आप उन स्टूडेंट को पकड़िए, आप उनसे पूछिए कि हाँ भाई अब बताओ अपने सर के बारे में, किसने टाइम से सिलेबस पूरा कराया, किसने टाइम से तुम्हारा कोर्स कवर कराया, किसने पूरा रिवीजन कराया, उससे अच्छी जानकारी कोई नहीं दे सकता। अब सर बात आती है एक टीचर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि 100-200 स्टूडेंट पढ़ाना, 400-500 पढ़ाना, एक टीचर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कई घरों के चिराग आते हैं वहीं से जलने के लिए, कई तो जल के अच्छी रोशनी देते हैं, कई वहां से भी बिगड़ के निकल जाते हैं। तो एक टीचर के तौर पे आपकी कितनी जिम्मेदारी रहती है? अब जिम्मेदारी की बात करें सर, तो हमारे पास जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी तो इस तरह की भी कि जब हम अपने फॉर्म पे होते, चरम सीमा जिसे कहते हैं, 12-12 घंटे की लगातार कोचिंग पढ़ानी पड़ती है, तो उस समय तो हमें दिन का खाना पीना भी छोड़ना पड़ता है, नहीं मिलता समय, चाय समोसा वही बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक मिला उसमें निकाल दो। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, अपने घर के काम छोड़ने पड़ते हैं, सब चीज उनको हम किसी तरह मैनेज करके करते हैं, तो जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर उसी जिम्मेदारी पे स्टूडेंट का अगर गार्जियन वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए तो समझ लीजिए स्टूडेंट का सफल होना 100 में 100% निश्चित है। जैसे अभी हम बात करें कि मान लीजिए एक बैच में एवरेज, ठीक है, 100 स्टूडेंट है, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि 100 स्टूडेंट है, अब उस 100 स्टूडेंट में 10 गार्जियन ही ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्ट संपर्क में है। मैं कह रहा हूँ आपके पास खूब बहुत सारा काम है, आपके पास कोई समय नहीं है, कम से कम हमारा नंबर है, आप महीने में 1 दिन हमें कॉल करिए, जब आपके पास समय, कम से कम 1 दिन आके आप मिलिए तो कि मेरा बच्चा पढ़ कहाँ रहा, कैसे, कौन से एटमॉस्फेयर में है, कैसी जगह है। अब आपकी देखिए मैं सबसे बड़ी समस्या बता दूं, हम किसी स्टूडेंट को जैसे पढ़ाई के लिए ज्यादा दबाव बना दे, हाँ बेटा कल क्यों नहीं आए थे, परसों क्यों नहीं आए थे, नरसों क्यों नहीं आए थे, वो स्टूडेंट क्या करता है, उसने तुरंत ही 4 दिन बाद कोचिंग चेंज कर दी और घर में क्या कहेगा, मुझे सर क्या समझ में नहीं आया। जबकि रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है कि आज के स्टूडेंट फुल्ली फ्रीडम चाहता, हाँ बिल्कुल स्वतंत्र, मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मुझसे टीचर पूछ भाई ना करे, मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मुझसे पूछे नहीं कि तुम्हारी फेयर कंप्लीट है, तुमने सिलेबस तैयार किया कि नहीं किया, वो ऐसी जगह स्टूडेंट ज्यादा पसंद करता। तो इसीलिए मैंने कहा अगर घर का
गार्जियन थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, वो महीने में एक दिन हमसे मिले, देखे तो कि मेरा बच्चा किस एटमॉस्फेयर पे, क्योंकि अब देखिए जो यंग जनरेशन वाला 15 से 16 साल वाला स्टूडेंट है, रियल में वो सही एटमॉस्फेयर का सुझाव नहीं दे पा रहा, सही एटमॉस्फेयर वो जान ही नहीं पा रहा कि आज मेरे पास यहाँ दबाव है, लेकिन कल मैं इसी दबाव के कारण अच्छी जगह पहुंचूंगा। उन्हें वहां का एटमॉस्फेयर ज्यादा अच्छा लगता है जहां हम 15-20 मिनट आधे घंटे ददनीपोरी करें जी, और 15 से 20 मिनट पढ़ाएं, तो लड़के क्या गजब का टीचर, मजा आ गई, बहुत बढ़िया, मेरे दोस्त जैसा। अब आप एक चीज बताइए, जहां अनुशासन नहीं है जी, क्या वहां पे पढ़ाई हो सकती है? नहीं। तो बस अनुशासन ही सबसे मेन है। तो कुछ बच्चे इस कारण से भी बड़बड़ाते हैं, लेकिन फिर होता क्या, जब एंड टाइम एग्जाम का समय आ जाता है तो महीने से 2 महीने पहले बड़बड़ाएंगे, फिर ये होगा। फिर भी हमारे तो अब एक जिम्मेदारी है, जैसा आपने जिम्मेदारी कहा कि पेपर के 2 महीना पहले भी स्टूडेंट आएगा तो हम उसमें भी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। कोई ऐसा सर मूल मंत्र होता है कि 1-2 महीने में वो चीजें हो पाए कि उसको टॉपर बना दिया जाए? कई ऐसे होते हैं कि कह देंगे हम 12 घंटे क्लास ले लेंगे, 13 घंटे की क्लास ले लेंगे और उसको हम सफल करवा देंगे। क्या ये चीजें हैं सब शॉर्टकट का कोई तरीका है? नहीं। अब देखिए, शॉर्टकट तो किसी भी सफलता में शॉर्टकट तो चलता ही नहीं है। शॉर्टकट हाँ काम चलाने के लिए, जैसे हम कहें कि शॉर्टकट में आप पास हो जाओगे, लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, सब्जेक्ट में एक अच्छा न्यू बनानी है, सब्जेक्ट में आपको अपना आधार मेंटेन करना और अच्छे नंबर बनाने, तो उसके लिए शॉर्टकट नहीं, उसके लिए रेगुलर स्टडी जरूरी है, उसमें डूबना पड़ेगा। हाँ डूबना पड़ेगा। अब जैसे हम एक चीज कहें कि आप सोचो, मैं अब हम ही जैसे एक बच्चे ने मुझसे एक बार क्वेश्चन किया था कि सर हम आपके यहाँ रोज 1 घंटे की क्लास ज्वाइन करते हैं जी, अगर हम सप्ताह में एक दिन आपसे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लें और 4 दिन हम छुट्टी रख लें, तब मैंने उसको समझाया, उसका क्वेश्चन मुझे बढ़िया लगा। तो जो कोचिंग है, कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा है रेगुलरिटी जी, कि हम भले ही ठीक है घर के काम छोड़ के कुछ भी छोड़ के कम से कम 1 घंटे का दबाव तो है मुझे पढ़ना, बिल्कुल दबाव तो है मुझे पढ़ना, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। आप सप्ताह में एक दिन में 7 घंटे पढ़ लो और आप 7 दिन में 1-1 घंटा पढ़ो, तो वो जो 7 दिन में हमने 1-1 घंटा पढ़ा वो आपके 7 घंटे से 10 गुना ज्यादा भारी हो जी। ऑनलाइन ऑफलाइन लड़का इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहता है कि ऑनलाइन पढ़ें या फिर ऑफलाइन पढ़ें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रेंड में चल रहा है, हर कोई ऑनलाइन के ऊपर भाग रहा है। आप ऑफलाइन क्यों पढ़ा रहे हैं? आपने कभी ट्राई नहीं किया कि हम ऑनलाइन जाएं? नहीं, एक्चुअली मैंने ऑनलाइन 2 साल पढ़ाया हुआ। कोरोना काल पे मैंने पूरा 100 150 लोगों का बैच 2 साल मैंने पूरा कोर्स जो है कोरोना काल में ऑनलाइन मैंने कवर किया जी, मोबाइल और ब्लूटूथ के माध्यम से मैंने जो है ऑनलाइन पूरा कोर्स कवर किया। लेकिन उसके बाद एक ऑनलाइन पढ़ाना और एक जो है फिजिकली फेस टू फेस पढ़ाना, दोनों मैंने एक चीज का अंतर यह समझा कि फेस टू फेस पढ़ाने का ठीक है स्टूडेंट पे प्रभाव कुछ अलग है और ऑनलाइन पढ़ाने का प्रभाव कुछ अलग जी। ठीक, जैसे हम कहते कि जिस काम पे जितनी ज्यादा हमारी ज्ञानेंद्रियां काम करेंगी, एक्टिव होंगी, ठीक है, वो काम हमारा उतना बेस्ट होता है। तो जो जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में तो हम सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो जब हम ऑनलाइन देखते हैं, हाँ लगेगा हाँ ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, और जितनी देर बाद हमने वह देखना बंद किया, वीडियो बंद किया, और आप उनसे 1 घंटे बाद पूछ लीजिए हाँ भैया तुमने क्या समझा, तो मे भी 100 में आपको 70-80% यही जवाब मिलेगा कि नहीं वो चीज़ तो भी मिस हो गई। और जब हम फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैंने ज्ञानेंद्रियों की बात की कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हैं। पहली चीज़ हम सामने देख रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी लैंग्वेज पूरे काम कर रही है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, दूसरी जैसे हम अपनी एक बात करें, हमारी एक गंदी आदत कह लें, बुरी आदत, चाहे बैच में 50 लड़का हो, चाहे बैच में 100 लड़का हो, मुझे उतना ही मतलब आगे वाली लाइन के स्टूडेंट से जितना मतलब मुझे सबसे पीछे वाले से, ठीक है। तो जैसे कई स्टूडेंट होते हैं, बैठ गए, किसी ने मोबाइल निकाल लिया, कुछ भी कर लिया, तो हमारी क्लास में बैठने को, मैं बैच में भी बोलता हूँ कि हमारी क्लास में बैठने का बच्चों एक मजबूरी है कि मन होगा तो भी पढ़ना पड़ेगा और नहीं मन होगा तो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि आपका मन करे चाहे ना करे, अगर आप क्लास में हो तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है 55 मिनट की कि आपको बोर्ड में ही ध्यान देना पड़ेगा। तो जब हम सामने बैठ के पढ़ रहे हैं तो वहाँ हमारी क्या ज्ञानेंद्रियां काम करें, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारी बॉडी काम कर रही है। तीसरी चीज फिर हम लिख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियां हमारी एक्टिव हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती कि जब हम फिजिकली सामने प्रेजेंट हैं तो हमारे आंखों, अब इतने सालों से पढ़ाते होंगे कि हम आंखों से देख के जान जाते हैं लड़के का चेहरा देख के किसकी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। चेहरा देख के हम चेहरा देख के, हाँ बेटा हवा नहीं लग रही होगी तुम्हें, लड़का हंस देता, हाँ सर नहीं समझ में आ रहा। तो फिजिकली पढ़ाने का ये फायदा
फायदा, ऑनलाइन में कोई आपको टोकने वाला नहीं। अच्छा, अब है क्या कि जो अब जनरेशन आ रही, जैसे आपने कहा कि बच्चे ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, तो यूपी बोर्ड पे तो मैं नहीं कहूंगा कि ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ रहा है ऑनलाइन का, ठीक है, और जो एक आध धोखे धंधे पहुंच भी गए वो फिर से लौट के ऑफलाइन में आ जाते, क्योंकि उन्हें वो बोध और वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब सबसे मेन बात क्या है कि जैसे ऑनलाइन की तरफ लड़का क्यों भाग रहा, ऑनलाइन की तरफ लड़का इसलिए भाग रहा क्योंकि ऑनलाइन जाने पर उसकी जिम्मेदारियां, उसका अनुशासन कम हो रहा है। पहला अनुशासन, टाइम बाउंडेशन नहीं है कि पता चले ठंडी है तो 6 बजे आना, गर्मी है तो भी 6 बजे आना, तो पहली थी टाइम बाउंडेशन खत्म। दूसरी रेगुलरिटी खत्म, आपका मन है तो आप पढ़ो, नहीं मन है 4 घंटे बाद पढ़ लेना, नहीं आज मन है परसों के दिन पढ़ लेना, तो टाइम बाउंडेशन खत्म। तीसरी जो है सबसे मेन, जो आज के लड़कों का एक माइंड मेकअप हो चुका है, जैसे क्लास में किसी बच्चे को अरे सर आपने मेरी बेइज्जती कर दी, खासतौर पर लड़कियों के सामने। हाँ, लड़कियों के सामने। अब चूंकि कंबाइंड मैच चलाना पड़ता है टाइम बाउंडेशन का। खैर, पूरे बांदा भर के लिए हमारे एक एग्जाम्पल है कि आज भी वही लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था है बैठने की, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था, और यही बैच छोड़ने के टाइम भी होता है। तो वो अनुशासन जो 12 साल पहले का था वो आज भी कायम है, ठीक है। तो बात करें कि जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो वहां पर क्या है कि वहां पर हमारी ये 2-3 बाउंडेशन खत्म हो जाती, और लड़के के दिन में आज ऐसी मानसिकता बन गई है कि जैसे मैंने कहा बैच में किसी को टोक दो तो वो बैच के बाद बोला सर आपने मेरी बैच में बेइज्जती कर दी, तो बड़े मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ बेटा क्या भविष्य में तुम्हें यहाँ से जो है चुनाव लड़ना है क्या कि बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी, यही बेइज्जती के कारण तुम आज की डेट में आगे बढ़ोगे, ठीक। तो ऑनलाइन में क्या है कि पूरी फ्रीडम है, और जब लड़का ऑनलाइन में इसलिए ज्यादातर भाग रहा है क्योंकि उसे किसी भी चीज का दबाव नहीं कि आपने क्लास ज्वाइन की क्यों नहीं की, कोई बाउंडेशन नहीं, कब ज्वाइन करना था, कब आपने ज्वाइन की, कोई बाउंडेशन नहीं, आपने फेयर बनाई कि नहीं बनाई, कोई बाउंडेशन नहीं। जैसे मैं अपने टाइम की बात करूं, जब मैं कक्षा 4 या 5 में था, तो आपके टाइम में भी होगा कि स्कूल में हमें टीचर देते बच्चे 4 पेज इमला लिख के लाना, अब एक बात बताइए, लिख के लाना। अब हम किताब से देख देख लिख रहे हैं तो हम सोचते थे कि इसको एक ही चीज को 4 बार लिखने से क्या फायदा होगा, लेकिन अब आज उसकी साइकोलॉजी समझ में आती है, ठीक है, कि लिखने का भी बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा। आपको कोई भी चीज जो ना आ रही हो, ठीक है, आप उसको 4 बार लिख लीजिए, वो चीज तैयार हो जाएगी। जैसे मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, बच्चों की एक बार आप ओरल पढ़ी हुई, वर्बल पढ़ी हुई चीज, ठीक है, तैयार करिए, एक बार आप उसे लिख के देखिए, तो जो आपने ओरल तैयार की है, लिख के तैयार की हुई चीज आपको 10 गुना ज्यादा समय तक याद रही। तो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो बच्चा अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, जिसे किसी प्रकार का दबाव नहीं चाहिए, वो ऑनलाइन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अगर जो बच्चा रियल में चाहता है कि मुझे सफल होना है, सक्सेस होना, तो वो ऑफलाइन ही ज्यादा पसंद करेगा। अपने सिर्फ ये मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, बाकी तो फिर बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। सर, अब बात आती है, अभी परीक्षाएं भी बहुत नज़दीक हैं और मोदी जी आते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो आपको क्या अपने स्तर से क्या लगता है, एक दिन की चर्चा से काम हो सकता है? नहीं, सबसे पहली चीज तो ये है कि मोदी जी ने अपना कीमती समय निकालते हुए इस टॉपिक पर भी ध्यान दिया, क्योंकि अब मान लीजिए 18 फरवरी से बच्चों का यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन चालू है, तो उन्होंने इस टॉपिक पे ध्यान दिया, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, ठीक। उन्होंने अपना काम बहुत बढ़िया किया, उन्होंने कम से कम चर्चा करके बच्चों का, ठीक है, एक जो डाइवर्जन था वो पढ़ाई की और उन्होंने मूव किया, तो उन्होंने तो अपना काम बहुत बढ़िया किया। लेकिन मैं अगर एक बात करूं तो एक दिन की चर्चा से कुछ भी होने वाला नहीं। अगर एक दिन की चर्चा से ही कुछ होने वाला होता तो हमें 10 महीने पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अब एक दिन की चर्चा से कुछ होने वाला नहीं। अब उसके साथ में क्या करना कि बच्चे को रेगुलर सेल्फ स्टडी, एक टाइम बाउंडेशन बना के रेगुलर सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। और इस समय जो सबसे अहम भूमिका, सबसे मेन भूमिका, वो मुझे लगता है वो है गार्जियन की, क्योंकि गार्जियन पूरा वाच करे कि बच्चा किस समय क्या कर रहा है, किस टाइम वो खा रहा है, किस टाइम वो पी रहा है, और कितना समय अपनी पढ़ाई पे दे रहा है। तो जितना ज्यादा गार्जियन इस समय अपने बच्चों पे फोकस कर लेगा, उतना ही उसके परसेंट में निखार आएगा। तो इस समय की मैं पूरी जिम्मेदारी बच्चों के गार्जियन को देना चाहूंगा। हमने तो अपना काम टाइम पे कंप्लीट किया, अब थोड़ा सा गार्जियन को एक्टिव होने की जरूरत है।
तो ये रहे हमारे साथ नीरज द्विवेदी जी, जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से नागिन डांस कराते हैं हर रिएक्शन को, और सर ने जो जवाब दिए उनको भी नागिन डांस कराया सर ने। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत अच्छा लगा, और हम अग्रणी शुभकामनाएं भी देते हैं, यूं ही नागिन डांस कराते रहें और बच्चों को यूं ही मोटिवेट करते रहें। आप जैसे शिक्षक हमारे देश में हैं तो देश बहुत आगे जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आपने बहुत सभी हमारे जो भी सवाल थे जवाब दिए उनका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपके अपने चैनल से